हेलो दोस्तों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस। आज हम लोग जानेंगे अध्याय 6 में पौधों में पोषण तत्व के क्वेश्चन आंसर। यानी आज इसके पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरम पर चर्चा कर लिया है। आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन आंसर को जब हम लोग करेंगे तो यानी उसमें क्या बताया गया है, पूरे बेसिक नॉलेज आपको उसमें दे दिया गया है। उसको आपको देखने के बाद से इस वीडियो में देखने में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन आंसर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा अध्याय 6 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि सही उत्तर पर सही का टिक लगाएं। यानी आपको सही उत्तर पर ऑप्शन दे दिया हुआ है और उस पर क्या करना है, आपको सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन सुनिएगा बाबू, दिया हुआ है विषमपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, स्वपोषी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी, क्योंकि हम लोग पढ़ा था बेसिक में, हमने पढ़ा था एक दो प्रकार के जीव होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी की बात की जाए कि वैसे जीव जंतु या वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पौधे पर या किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, स्वपोषी। यहाँ पर हमारा आंसर घ के रूप में क्या हो जाएगा, स्वपोषी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करते जाइए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी। फिर हम उसी तरह 2 नंबर की बात करें, 1 का 2, तो इसमें दिया हुआ है कि अमरबेल उदाहरण है। यानी अमरबेल जो एक पौधा है वो किसका उदाहरण है, इस पर आपको बतलाना है। तो ऑप्शन सुनेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है कि स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतोजीवी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि परजीवी होता है, क्योंकि अमरबेल क्या होता है, अमरबेल एक पौधा पर लिपटा हुआ भाग होता है। यानी उस पर क्या होता है, धागा नुमा संरचना बनी रहती है, जो क्या होता है उस पर लिपटा हुआ भाग होता है। और वो जो अमरबेल का पौधा होता है उसमें ना ही पत्ती होती है और ना ही वो क्या करते हैं, वो भोजन तैयार करते हैं, क्योंकि उसका रंग यानी वो जो धागे नुमा संरचना होती है तो उसका रंग पीला होता है। तो ना ही उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, परजीवी। ठीक है, आप आंसर क्या लिखिएगा, परजीवी लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि पौधे का रसोई घर है। यानी पौधे का रसोई घर कौन सा है, तना, जड़, पत्ती, फूल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, पत्ती, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्ती में। हमने बेसिक में पढ़ा था कि पत्ती में क्या होता है कि एक छिद्र होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो पत्ती क्या पेड़ पौधा के पेड़ क्या करते हैं, सूर्य से सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से यानी मिट्टी से क्या करते हैं, जल और खनिज लवण का अवशोषण कर वो अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। और पत्तियों में बनाने के बाद से क्या करते हैं, वो पूरी शाखाओं में भेजते हैं और अनेक पत्तियों में भेजते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, पत्ती को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पत्ती। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि कीटभक्षी पौधा है। यानी कीटभक्षी पौधा है। अब नाम सुनकर आश्चर्य हुआ होगा ना कि आखिर कीटभक्षी भी पौधा होता है का। तो हाँ, कीटभक्षी भी पौधा होता है। आपने बेसिक वीडियो यानी थ्योरी वाला वीडियो का अगर नहीं देखा हो तो उसमें देखिएगा कि एक कीटभक्षी पौधा भी होता है जो क्या करता है, कुछ कीटों को वो क्या करता है कि कुछ कीटों को वो क्या करता है, भक्षण करता है। यानी उसमें घोंघा यानी घाड़ा नामक संरचना पाया जाता है, जो क्या करता है, उसमें जब जीव प्रवेश कर जाते हैं तो उसको ढक कर उसी में क्या होता है, उसका पाचन रस होता है जो धीरे धीरे उसको पचा कर वो भक्षण कर लेता है, यानी वो खा जाता है। तो कीटभक्षी पौधा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, घटपर्णी नामक एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है, कीटों को भी भक्षण कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटपर्णी। ठीक है बाबू, इसको याद रखिएगा कि घटपर्णी एक पौधा है जो कीटों को क्या करता है, खा जाता है, यानी भक्षण कर जाता है, इसीलिए उसको भक्षी पौधा बोला जाता है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर।
इसमें देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, यानी उस पर चिन्हित करना है और सत्य और असत्य को आपको बतलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्या ये सत्य है कि असत्य है, आपको बतलाना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सत्य है। क्यों सत्य है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाएगी और उससे जो उत्पाद निर्मित हो जाएगा तो फिर हम लोग प्रकाश में नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, जो कि बिल्कुल सत्य है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने 2 के ख में दिया हुआ है कि जड़ें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करती हैं। जो पेड़ पौधा का जड़ होता है, क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि जड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण नहीं करती, जड़ जल को अवशोषण करते हैं, यानी पानी को अवशोषण करती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कहां से करेगी? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी असत्य लिखेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ग पर। तो इसमें दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो ये उत्पाद होता है, यानी निर्मित होता है। तो हाँ, सत्य है, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो ये 2 चीज क्या होते हैं, वो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण को एकत्रित कर जब भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो उससे क्या भोजन बनाने के पास से क्या उत्पाद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें क्या होता है, श्वसन के रूप में तो हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे कि दिया हुआ है कि सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर हैं, यानी सभी जो जीव हैं वो पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर हैं। हाँ, सत्य है, क्योंकि सभी जीव क्या है जी, अपने भोजन के लिए हरे पौधे पर ही निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सत्य है। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं और चाहे तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि कलम ए यानी कलम अ और के शब्दों का मिलान कलम ब के से कीजिए, यानी कलम ए का मिलान कलम बी से आपको करना है। तो कलम ए में देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि नाइट्रोजन, रंध, क्लोरोफिल, मशरूम और जंतु। तो आपको कलम बी से मिलान करना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हमारा क्या हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन किससे मिलता है, तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवाणु से, क्योंकि जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन के बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा बाबू, जीवाणु। फिर हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं रंध की। तो रंध में क्या होता है कि रंध में हम लोग देखते हैं कि रंध जो किस में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है, यानी रंध को हम लोग इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो रंध को देखेगा तो रंध किस में पाया जाता है, पत्ती में, यानी जो हमारा पत्ती होता है, ये मान लीजिए कि ये हमारा पत्ती हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, जो ये छेद बने होते हैं, जो ये छेद बने होते हैं, यानी जहां तहां छेद बने होते हैं पत्ती में, उसे हम लोग हिंदी में रंध बोलते हैं और उसे इंग्लिश में स्टोमेटा बोला जाता है। तो रंध का काम, यानी रंध कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। ठीक है, उसके बाद से आगे देख रहे हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में मदद करते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में। तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करने में मदद करते हैं। ये जो हमारा क्लोरोफिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करता है। उसके बाद से हम आगे बात कर रहे हैं मशरूम। तो मशरूम हमारा है, तो मशरूम क्या है जी, ये मृत जीवी है। ये मृत जीवी पर क्या करते हैं, उगते हैं। जो हमारा मशरूम है, जिसको हम लोग मशरूम का ही आकार का जो गोबर छत्ता होता है, जिसे हम लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, वो क्या होता है, वो सड़े गले चीज पर या मृत जो लकड़ी होता है, जो सड़ गया होता है, जो बरसात के दिनों में हमें देखने को मिलता है, वो क्या होते हैं, वो मशरूम का ही रूप होता है, जिसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं।
क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मृत जीवी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत जीवी। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि जंतु, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जंतु, तो जंतु में क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। जंतु क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं, किसी एक पोषण पर यह निर्भर नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न पोषण पर, यानी कभी ये जैसे कि मान लीजिए कि हम ही लोग, जैसे मनुष्य ही मान लीजिए, तो मनुष्य क्या हो गए, विषम पोषी हो गए, क्योंकि ये पेड़ पौधे पर भी निर्भर हैं और जीव जंतु पर भी निर्भर है। तो ये जंतु में जो हम लोग आ गए, तो इसमें भी क्या होते हैं, यानी जंतु में भी कुछ ऐसे जो जंतु हैं जो विषम पोषी में आते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग सर्वाहारी के रूप में भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जंतु में क्या हो जाएगा बाबू, विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी, यहाँ पर हम लोग इसको इंडिकेट कर देंगे। तो ये तो था हमारा, ये कॉलम ए को कॉलम बी से हमारा मिलान करना था, हम लोगों ने मिलान कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के लिए एक शब्द बतलाएं, यानी एक शब्द में आपको क्या करना है, उसका उत्तर देना है। तो हम लोग 4 के ए देखेंगे, यानी क देखेंगे, तो दिया हुआ है कि पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक यानी क्या कहलाता है। तो हम लोग उसे, जो पत्ती में वर्णक पाया जाता है, उसे हम लोग क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्लोरोफिल या पर्णहरित कहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर लिखिएगा। ये थोड़ा सा कम चल रहा है, इसके हम लोग नहीं लिखे, इससे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल या वर्णहरित। ठीक है, क्लोरोफिल या वर्णहरित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ख नंबर में। तो दिया हुआ है कि जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर या जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। यानी जो हम लोग पढ़े हैं कि परजीवी, यानी जो अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पेड़ पौधा पर या किसी दूसरे जीव जंतु पर रहते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि खटमल हो गया या जू हो गया, आपने जू देखा होगा, जू जो बाल में पड़ जाता है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर है, यानी हम लोग पर निर्भर है। यानी हम लोग जो खा रहे हैं, जो उससे हमारा एनर्जी मिल रहा है, उसी से वो क्या कर रहा है, वो चूस चूस कर अपना वो गुजर बसर कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या, कौन सा क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पहले हम लोग आंसर लिख देते हैं, परजीवी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग ग नंबर की बात करेंगे। तो ग नंबर में दिया हुआ है कि ऐसा संबंध जिसने दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं क्या कहलाते हैं। यानी ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में संबंध स्थापित कर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग बाबू सहजीवी कहेंगे। हमने बेसिक में चर्चा किया था कि एक लाइकेन है और एक शैवाल है, तो ये क्या करते हैं, अपना जीवन मतलब एक साथ व्यतीत करते हैं। इस व्यतीत करने वाले जीवन काल को हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। क्योंकि शैवाल क्या करता है, वो क्लोरोफिल का निर्माण कर लेता है और लाइकेन वो पोषण तत्व यानी जल अवशोषण कर उसे पोषण तत्व के रूप में प्रदान करता है। यानी एक दूसरे से वो क्या करते हैं, आवास एक आवास का निर्माण करता है और एक उसे क्या करते हैं, पोषण तत्व का निर्माण करता है, जिससे वो क्या करते हैं, दोनों जीव आपस में अपना एक साथ रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस जीव को हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी। यानी दो जीव एक साथ रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सहजीवी। ठीक है, सहजीवी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी जीवों में पोषण तत्व की आवश्यकता क्यों होती है, आपको इसको बतलाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपका आंसर बोलेंगे, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा बिल्कुल आराम से। चलिए, तो हम लोग आंसर लिखते हैं। लिखिएगा कि जीवों में पोषण की आवश्यकता जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए होती है। जैविक क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए होती है। पोषण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जो पोषण तत्वों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि से मिलते हैं।
पोषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर वे वृद्धि करते हैं, यानी पोषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर वह वृद्धि करते हैं और कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करते हैं। यानी जो भी हमारा कट फूट जाता है तो उस यानी कटे हुए भाग को प्रोटीन निर्माण करता है, और हमारे शरीर की वृद्धि करने में कार्बोहाइड्रेट का भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे साथ ही जीवों की वृद्धि और विकास तथा अन्य काम के लिए पोषण की आवश्यकता अति आवश्यक है। ठीक है, यानी किसी भी जीव को विकास और वृद्धि के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता अति आवश्यक है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, यानी अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे तो दिया हुआ है कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी हरे पौधे में जो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया है उसका आपको वर्णन करना है। तो चलिए हमारे साथ बिल्कुल आराम से अपने नोटबुक में इसका भी आंसर लिखिए। तो दिया हुआ है कि आपको कि हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी है होती है, इसका आपको वर्णन करना है। तो लिखिएगा कि हरे पौधे में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होती है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होती है जो सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा यानी सूर्य से प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कराता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं की वृद्धि में काफी मदद करता है और स्टार्च के रूप में जमा होता है। प्रोटीन से प्रकाश संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। लेकिन यह वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण करती है। यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलकर पोषक तत्व के रूप में पौधों को ऊर्जा प्रदान करती है। पौधे की वृद्धि के लिए प्रोटीन की भूमिका भी होती है। पौधों की वृद्धि के लिए प्रोटीन की भूमिका होती है जो उसे वृद्धि और विकास में काफी मदद करती है। ठीक है, उसके बाद से कुछ समीकरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस क्या किया जाता है, यानी जब पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या करते हैं, CO2 प्लस जल। उसके बाद से यहाँ पर क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश। क्या करते हैं बाबू, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का निर्माण कर ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यानी जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराते हैं, यानी पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ यानी जमीन से जल यानी H2O ग्रहण करते हैं और उसके बाद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बाबू, ये क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, यानी ये हमें उत्पाद के रूप में हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराकर वो अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है।
तो यानी आपको एक प्रदर्शन के माध्यम से दिखाना है कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सूर्य के प्रकाश पौधों के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें दो गमला में 2 ठो पौधा को लगाइएगा और एक गमला को, यानी इसका आंसर लिखेंगे कि एक गमले को किसी बगीचे के यानी किसी बगीचे के गार्डन में रख देंगे जिसमें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता हो, और दूसरे गमले के पौधा को किसी बल्ब के बंद कमरा में रख देंगे। कुछ दिन यानी 1 सप्ताह के बाद अवलोकन करने के बाद से पता चलेगा कि बगीचे वाले पौधे में अधिक वृद्धि हो रही है, जबकि बंद कमरा यानी बल्ब में के माध्यम से जो बल्ब के सामने पौधा रखे उसमें कम वृद्धि हो रही है। उसके दूसरे सप्ताह में देखेंगे कि बगीचे वाले पौधे अधिक वृद्धि करने लगी और उसमें अधिक उसका विकास हो गया, और बल्ब वाले पौधे में उसकी पत्ती पीली होने लगी और अंत में वह मुरझा गया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पौधे के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से चाहिए, यानी पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से उसे चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि परिभाषित करें, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो इसमें आपको 1 नंबर में दिया हुआ है कि परिभाषित करें प्रकाश संश्लेषण, यानी 1 नंबर में दिया है बाबू प्रकाश संश्लेषण। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा, इसका परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण लिखकर इस तरह एरो बना दीजिएगा और इसका परिभाषा लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जल सूर्य के प्रकाश वाली कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त करती है। इस पूरे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक समीकरण के माध्यम से जानेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी जल और सूर्य के प्रकाश में इसका समीकरण कराएंगे, और यहाँ पर क्लोरोफिल जिससे हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, यानी जब हम सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण की प्रक्रिया कराएंगे, तो जिससे उत्पाद के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट और O2 यानी ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा सहजीवी संबंध। अब हम लोग ख नंबर में लिखेंगे 8 के दूसरा का, यानी दूसरा पॉइंट है हमारा सहजीवी संबंध। ठीक है, तो इसको लिखिएगा आप सहजीवी संबंध में लिखिएगा, कभी कभी 2 जीव आपस में एक साथ रहते हैं, यानी कभी कभी देखा जाता है कि 2 जीव आपस में एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण में भी बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या करते हैं बाबू? एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन और शैवाल और कवक के बीच ऐसा ही संबंध देखा जाता है। लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच ऐसा ही संबंध देखा जाता है। जो शैवाल क्लोरोफिल का निर्माण करता है,
और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिससे लाइकेन उससे भोजन के रूप में जल और पोषण तत्व ग्रहण करते हैं। बदले में शैवाल जल और पोषण तत्व रहने का स्थान उपलब्ध कराता है, जिससे हम उस जीव को सहजीवी जीव कहते हैं, जिससे वह उस जीव को हम लोग सहजीवी जीव कहते हैं या सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे क्या हुआ है परजीवी। तो परजीवी का परिभाषा लिखेंगे, परजीवी का परिभाषा लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र, वैसा जीव जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव पर या किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हैं, सीधे वो अपना भोजन नहीं बनाते, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, जैसे क्या बाबू अमरबेल, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। जैसे अमरबेल क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, किसी दूसरे पेड़ पर वो क्या होता है लिपटा रहता है, धागेनुमा संरचना बनाया रहता है, और वो जो पेड़ जो भोजन बनाता है उसी से वो क्या करता है, उससे वो ग्रहण करता है। ये अपना भोजन स्वयं या सीधा नहीं बनाता, उससे ग्रहण करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर उससे ग्रहण करता है। उसके बाद से हम लोग अगला पॉइंट है हमारा मृतजीवी, यानी अगला पॉइंट ये हमारा ग नंबर था। अब हम लोग घ नंबर में देखेंगे मृतजीवी। इसका डिफिनेशन लिखिएगा मृतजीवी का। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें न तो क्लोरोफिल और न ही भोजन ग्रहण करने की व्यक्तिगत प्रणाली होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें न तो क्लोरोफिल और न ही भोजन ग्रहण करने की व्यक्तिगत प्रणाली होती है। जैसे कुकुरमुत्ता या गोबर छत्ता। हमने बेसिक में कुकुरमुत्ता और गोबर छत्ता पर ये क्या होते हैं, मशरूम का ही अपरूप होते हैं, यानी मशरूम जैसा ही दिखने वाले होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं सड़े गले चीज पर ये उग जाते हैं, यानी हमारे क्या होते हैं ये सड़े गले चीज पर उग जाते हैं। ऐसे आपने बरसात के मौसम में देखा होगा, ऐसे आकार के यानी छाता नुमा आकार के देखा होगा। जो मान लीजिए कि हमारा सड़ा हुआ लकड़ी है, ये मान लीजिए कि आम का सड़ा हुआ लकड़ी है, और इस पर क्या हो गए, इसके छाल पर उग गए, यानी इसके छाल पर क्या हो गए, उग गए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गोबर छाता। ये गोबर यानी सड़े हुए गोबर पर भी क्या होते हैं, उगते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी। क्यों मृतजीवी कह रहे हैं, क्योंकि ये मरे हुए चीज पर उग रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना पोषण यानी ये क्या करते हैं, ये अपना पोषण मृत या सड़ी गली चीजों से के सतह पर चिपक कर उससे अवशोषण करते हैं, यानी सड़ी गली चीजों पर चिपक कर उससे वो क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मृतजीवी का उदाहरण हो गया, और मृतजीवी का क्या हो गया, उसका परिभाषा हो गया। उदाहरण में क्या लिखिएगा, कुकुरमुत्ता गोबर छत्ता, ये क्या है, मृतजीवी हैं, ये मशरूम का ही अपरूप है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि दिया हुआ है कि मिट्टी के पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, यानी जो भी हमारा मिट्टी है उसमें पोषण तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, इसके बारे में बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मिट्टी से पौधे पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। यानी क्या होता है, मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, पोषण तत्व प्राप्त करते हैं और अपना वृद्धि करते हैं। जब वो पौधा मिट्टी से पोषण तत्व प्राप्त करेंगे तो इससे क्या होगा, उन्हें उस पौधा का वृद्धि होगा, उसमें विकास होगी, उसमें फल फूल रहेंगे।
जिससे क्या होता है, जब ये मिट्टी का पौधा जब ये पौधा मिट्टी से पोषण तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, लिखिएगा, इससे क्या होता है कि मिट्टी में पोषण तत्वों की कमी आ जाती है, पोषण तत्वों की कमी आ जाती है। जो किसान पोषण तत्वों को पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया आदि का पौधे में प्रयोग करते हैं, पौधों में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो खाद के रूप में उर्वरक का काम करता है। जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और मिट्टी की पुनः पोषण तत्व प्राप्त हो जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु क्या करता है, मिट्टी की पोषण तत्व बनाने में मदद करता है, जो दलहनी फसल के जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषण कर मिट्टी में पहुंचाने तथा उसे मिट्टी में पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। मिट्टी की पोषण तत्व सड़े गले चीज जैसे कि पत्ती हो गया, गोबर हो गया, इससे भी मिट्टी की पोषण तत्वों को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, इतना बात आप लिख लेंगे, इतना से आपका काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कारण बतलाएं, यानी आपको दे दिया है और उसका यानी क्वेश्चन दे दिया है और आपको कारण बतलाना है। दिया हुआ है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है, यानी लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है, इसका कारण बतलाना है। तो कारण लिखिएगा, एक का कारण लिखिएगा कि लाइकेन में शैवाल और कवक सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन में शैवाल और कवक सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, कवक उससे पोषण प्राप्त करता है। बदले में कवक शैवाल को जल और पोषण तत्व तथा आवास उपलब्ध कराता है। इस प्रकार लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच परस्पर लाभप्रद संबंध है। इस प्रकार लाइकेन में कवक और शैवाल के लाभप्रद संबंध है, जिसे हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ख पर। दिया हुआ है कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है, यानी सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है, इसका आपको कारण बतलाना है। तो लिखिएगा कि सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधा पर निर्भर होता है। सभी जीव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधा पर निर्भर रहता है। पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे कुछ जीव सर्वाहारी यानी मनुष्य, अन्य जीव उसे ग्रहण करते हैं। सभी जीव ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं और अपनी ऊर्जा के लिए, और पौधे अपने ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं
कि ऊर्जा का मुख्य शाश्वत स्रोत सूर्य ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी मुख्य शाश्वत स्रोत सूर्य ही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए कि ये पेड़ हो गए, अगर ये अपना भोजन नहीं बनाएंगे और इनसे जो उत्पाद नहीं उत्पन्न होगा तो हम कैसे खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, सॉरी शाकाहारी जीव जंतु नहीं खा पाएंगे। अगर ये होगा ही नहीं तो शाकाहारी जीव जंतु जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। यानी ये क्या है? ये एक प्रकार का सर्किल बना हुआ है, यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये जब पेड़ पौधा क्या है जी, सूर्य से प्रकाश नहीं लेंगे, यानी वो सूर्य से प्रकाश लेकर वो अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो इसको पेड़ पौधे शाकाहारी जीव जंतु नहीं खाएंगे। यानी जब ये हो गया ही नहीं तो इसे शाकाहारी जीव जंतु कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे, वो ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे। तो जब वो मर जाएंगे तो हम लोग भी मर जाएंगे। यानी ये सर्किल बना हुआ है, एक दूसरे से चैन बना हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? सूर्य से हो रहा है। सूर्य से क्या हो रहा है कि सूर्य से पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहे हैं, अब पेड़ पौधा जीवित रह रहे हैं, जिससे शाकाहारी जीव जंतु उसे खा रहे हैं और वो जीवित रह रहे हैं। उसे यानी जीव जंतु को जो ये बकरी हो गया, भेड़ हो गया, उसे हम लोग खा रहे हैं, या उससे क्या होता है फिर वो चक्र यानी चलता रहता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मुख्य स्रोत क्या है? हमारा सूर्य ही है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि पत्तियों पौधे की रसोई घर है, यानी जो भी हमारा पत्ती है वो पौधे की रसोई घर है। इस पर भी कारण आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जिस प्रकार हमारे रसोई घर में चावल, दाल, सब्जी, आटा आदि कच्ची सामग्रियां होती है और हम उससे जो भोजन तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार पत्ती भी क्या करती है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषण कर भोजन का निर्माण करती है, भोजन तैयार करती है। इस कारण पत्तियां पौधे का रसोई घर माना जाता है। ठीक है, इस तरह हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट किए और साथ ही साथ इस अध्याय से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।